हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो या आप लोग नॉन दिव्यांग साथी हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में क्लर्क की भर्ती आ चुकी है। देखो, इसमें नॉन दिव्यांग साथी तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी भी है जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीरियस दिव्यांग हो तो आप लोगों के लिए इससे बेहतरीन मौका कहीं पर नहीं आएगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में बहुत सारी भर्ती है और बहुत सारे दिव्यांग साथी इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस दिव्यांग हो तो इस फॉर्म को जरूर भरना। यह भर्ती आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। दिव्यांगजनों को इसका फॉर्म क्यों भरना चाहिए, सभी दिव्यांगजनों को इसका फॉर्म क्यों भरना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 2026 में जो एसबीआई क्लर्क की ये भर्ती आई है, इसमें बहुत सारी चीजें बहुत खास है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये भर्ती आई है तो इसमें रेगुलर वाली पोस्टें भी है और बैकलॉग वाली पोस्टें भी है। अब बैकलॉग वाली भर्ती क्या होती है ये भी जान लो। देखो, जो 2022, 23, 24, 25 में नोटिफिकेशन आए थे, उनमें जितनी दिव्यांगजनों की भर्ती थी वो उतने दिव्यांग साथी इनको नहीं मिल पाए होंगे। तो जितनी सीटें बची हुई थी उन सीटों को भी 2026 के नोटिफिकेशन के साथ में निकाल दिया गया है, और जो नई भर्ती है उनको भी इसमें निकाला गया है। तो इसमें दिव्यांगजनों की जो बची हुई पोस्टें हैं वो भी बैकलॉग के रूप में निकाली गई है, और जो नई भर्तियां हैं वो भी रेगुलर भर्ती के रूप में निकाली गई है। बाकी अगर कोई नॉन दिव्यांग साथी है और वो देख रहे हैं तो आप लोगों के बीच में बहुत सारी भर्ती है। टोटल पोस्ट जो है वो 9124 है, तो सभी लोग इसमें बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जितने भी दिव्यांग साथी है उन लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी भर्ती है, किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। इसके अलावा रेगुलर वाली पोस्टें कितनी है दिव्यांगजनों की, किस स्टेट में कितनी है, और इसके अलावा जो बैकलॉग वाली पोस्टें हैं वो भी किस स्टेट में किन दिव्यांगजनों की कितनी है। इसके अलावा दिव्यांगजनों की फीस कितनी लगेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम सेंटर कहां ले सकते हैं, और स्क्राइब रूल्स वगैरह क्या है, वो सारी चीजें इसी वीडियो में बता दूंगा। तो देखो, वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज एजुकेशन DSMNRU चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी करना, और अपने दिव्यांग साथियों तक ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में प्लीज शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखो, आप ही लोग हो जो दिव्यांगजनों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। अगर आप तक वीडियो पहुंची तो आप सोचे कि हमने देख लिया तो बहुत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिव्यांग साथियों तक ज़रूर भेजना चाहिए। देखो, आप लोग अगर किसी दिव्यांग साथी की मदद करोगे तो आप लोगों की भी मदद ज़रूर होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक वीडियो ज़रूर भेजना चाहिए। क्योंकि मेरा एजुकेशन DSMNRU जो चैनल है वही चैनल ऐसा है जिस पर दिव्यांगजनों को बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जाता है, इसलिए आप लोग भी हेल्प किया करो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को मेरे चैनल से जोड़ने में। चलो, अब हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें देखते हैं। देखो दोस्तों, ये भर्ती जो है वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है, और ये जूनियर एसोसिएट की भर्ती है, मतलब इसको क्लर्क भी बोला जाता है। तो ये एसबीआई बैंक में क्लर्क की भर्ती है, और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 11 अगस्त 2026 से, और ये 31 अगस्त 2026 तक ही भरे जाएंगे। तो आपके पास में केवल 19 या 20 दिन का टाइम है, जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भर लेना। इसमें देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर तक हो जाएगा, आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी नवंबर तक हो जाएगा, और आपको जनवरी या फरवरी तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो देखो कितना अच्छा मौका है, आपको कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर इसमें जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इसका फॉर्म ज़रूर भरना भाई। बस याद रखना कि ये फॉर्म 11 तारीख से भरना शुरू हो गए हैं और 31 अगस्त तक ही भरे जाएंगे। अगर एग्ज़ाम डेट में या फॉर्म फिलिंग डेट में कुछ बदलाव होता है तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी वैकेंसी है, रेगुलर कितनी है और बैकलॉग वाली कितनी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर सर्कल दिया है, फिर उसके बाद में स्टेट या यूटी दिया है। तो कौन से सर्कल में कौन से स्टेट या यूटी आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। सबसे पहला सर्कल है यहाँ पर गांधीनगर, जिसमें गुजरात आता है। यहाँ पर अगर हम दिव्यांगजनों की पोस्टों की बात करें तो जो विजुअली इंपायर्ड है उनकी 4 पोस्टें हैं, एचआई वालों की भी 4 पोस्टें हैं, और एलडी कैटेगरी वालों की 3 पोस्टें हैं, और जो मल्टीपल डिसेबल्ड या अदर दिव्यांग है उनकी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। ये रेगुलर वाली पोस्टें हैं। बैकलॉग में अगर हम बात करें तो विजुअली इंपायर्ड की यहाँ पर 24 पोस्टें हैं, एचआई वालों की यहाँ पर 25 पोस्टें हैं, एलडी वालों की यहाँ पर 23 पोस्टें हैं, और अदर या मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 21 पोस्टें हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद में अगला सर्कल है यहाँ पर बेंगलुरु।
यानी कर्नाटक। तो कर्नाटक में अगर हम देखें तो रेगुलर जो पोस्टें हैं उसमें विजुअली इम्पायर्ड की 8 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 8 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 8 पोस्ट हैं और अदर दिव्यांगों की और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। तो ये रेगुलर में है। और बैकलॉग में अगर हम देखें तो यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की तो नहीं है, एचआई वालों की 8 पोस्टें हैं, एलडी वालों की 7 है और अदर दिव्यांगों की मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर देखो इसके बाद में अगला सर्कल है यहाँ पर भोपाल, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। तो पहले एमपी में देख लेते हैं। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में वीएच कैंडिडेट की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके अलावा एचआई वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, एलडी कैटेगरी वालों की भी 1 है और अदर डिसेबल्ड या मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है। ये रेगुलर वाली पोस्टें हैं। बैकलॉग में अगर हम यहाँ पर देखें तो विजुअली इम्पायर्ड की यहाँ पर 8 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 13 पोस्टें हैं, एलडी वालों की 6 पोस्टें हैं और जो एमडी कैटेगरी वाले हैं उनकी यहाँ पर 10 पोस्ट है। जब मैं यहाँ पर एमडी कैटेगरी कहूँगा तो आप समझ लेना उसमें अदर डिसेबल्ड भी है और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी है, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी वीएच वाले हैं उनकी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, एचआई वालों की भी 3 है, एलडी वालों की भी 3 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। ये रेगुलर वाली है। इसके अलावा बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीएच वालों की 5 पोस्टें हैं, एचआई वालों की भी 5 है, एलडी वालों की 4 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। फिर दोस्तों अगला सर्कल है यहाँ पर भुवनेश्वर, उड़ीसा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा में देखो वीएच वालों की 11 पोस्टें हैं, एचआई वालों की, एलडी वालों की और एमडी वालों की सबकी यहाँ पर 11-11 पोस्टें हैं रेगुलर में। इसके अलावा बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीएच वालों की 4 पोस्टें हैं, एचआई वालों की भी 4 है और एलडी कैटेगरी वालों की यहाँ पर 2 है, एमडी वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर देखो अगला सर्कल है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख आते हैं इस सर्कल में। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की, एचआई की, एलडी की और एमडी की सभी की 1-1 पोस्ट है रेगुलर में। और बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीएच की यहाँ पर नहीं है, एचआई वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, एलडी वालों की और एमडी वालों की भी यहाँ पर 1-1 पोस्ट है। फिर देखो इसी में अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर वीएच वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की नहीं है और एलडी एमडी वालों की भी यहाँ पर रेगुलर में नहीं है। इसके अलावा अगर हम बैकलॉग में देखें तो बैकलॉग में वीएच वालों की पोस्ट नहीं है, एचआई वालों की 2 पोस्टें हैं, एलडी वालों की नहीं है और एमडी वालों की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। फिर इसी में अगला है यहाँ पर लद्दाख। लद्दाख में वीएच वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की और एलडी वालों की, एमडी वालों की यहाँ पर नहीं है रेगुलर में, ठीक है। और इसके अलावा बैकलॉग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीएच वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 1 पोस्ट है, एलडी और एमडी की यहाँ पर नहीं है। दोस्तों इसके बाद में अगला सर्कल है यहाँ पर चेन्नई यानी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जितने भी वीएच कैंडिडेट हैं उनकी 15 पोस्टें हैं, एचआई वालों की यहाँ पर 14 पोस्टें हैं, एलडी वालों की भी यहाँ पर 14 पोस्टें हैं और एमडी वालों की भी 14 पोस्टें हैं। ये रेगुलर वाली पोस्टें हैं। बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीएच वालों की 3 पोस्ट है, एचआई वालों की 10 है, एलडी वालों की 1 पोस्ट है। इसके अलावा जो एमडी वाले हैं उनकी यहाँ पर 7 पोस्ट हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सर्कल है यहाँ पर हैदराबाद यानी तेलंगाना। यहाँ पर वीएच वालों की अगर हम बात करें तो वीएच की 3 पोस्टें हैं, जो एचआई वाले हैं उनकी भी 3 है, एलडी वालों की भी 3 है और एमडी वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। ये रेगुलर वाली है। बैकलॉग में अगर हम यहाँ पर देखें तो बैकलॉग में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला सर्कल है यहाँ पर जयपुर यानी राजस्थान। यहाँ पर वीएच कैंडिडेट की 4 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 4 पोस्टें हैं, एलडी वालों की यहाँ पर 3 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। ये रेगुलर वाली है। बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीएच वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 5 पोस्ट है, एलडी वालों की 1 है और एमडी वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर दोस्तों अगला सर्कल है यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता सर्कल में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइसलैंड और सिक्किम आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं कितनी है। तो देखो वेस्ट बंगाल में वीएच की 6 पोस्टें हैं, एचआई वालों की भी 6 है, एलडी वालों की भी 6 पोस्ट है और एमडी वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है। ये रेगुलर वाली है। बैकलॉग में अगर हम देखें यहाँ पर तो वीएच की यहाँ पर 11 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 13 पोस्टें हैं, एलडी वालों की भी 11 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 11 पोस्टें हैं। फिर देखो इसके बाद है अंडमान निकोबार आइसलैंड। यहाँ पर वीएच वालों की 1 पोस्ट है। इसके अलावा एचआई और एलडी एमडी की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ये रेगुलर वाली है। और इसमें बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीएच की यहाँ पर 1 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 1 है, एलडी वालों की भी 1 है, एमडी वालों की यहाँ पर नहीं है। फिर देखो अगला है यहाँ पर सिक्किम। तो सिक्किम में वीएच वालों की, एचआई वालों की, एलडी वालों की 1-1 पोस्ट है रेगुलर में। यहाँ पर एमडी वालों की नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैकलॉग में बात करें तो वीएच कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 1 है, एलडी वालों की भी 1 है, अदर दिव्यांग की यहाँ पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला सर्कल है यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वीएच कैंडिडेट की रेगुलर में
3 पोस्ट है, HI वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, LD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है और MD वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके अलावा बैकलॉग में VH वालों की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की 1 है, LD वालों की 2 है और MD वालों की भी यहाँ पर नहीं है। फिर दोस्तों अगला सर्कल है यहाँ पर महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो। तो ये महाराष्ट्र यहाँ पर लगता है। तो महाराष्ट्र में अगर हम VH कैंडिडेट की बात करें तो 18 पोस्टें हैं, HI वालों की भी 18 पोस्टें हैं और जो LD वाले हैं उनकी यहाँ पर 17 पोस्टें हैं और MD वालों की भी यहाँ पर 17 पोस्टें हैं। ये रेगुलर वाली पोस्ट है। अगर हम बैकलॉग में बात करें तो यहाँ पर VH की 2 पोस्ट है, HI वालों की 5 पोस्ट है, LD वालों की 12 पोस्टें हैं और MD वालों की यहाँ पर 11 पोस्ट है। अगला सर्कल है यहाँ पर मुंबई मेट्रो, जिसके अंतर्गत गोवा आता है। यहाँ पर VH कैंडिडेट की, HI की, LD की 1-1 पोस्ट है और MD की नहीं है, ये रेगुलर वाली है। इसके अलावा बैकलॉग में यहाँ पर VH की 1 पोस्ट है और किसी दिव्यांग की यहाँ पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों लास्ट सर्कल है यहाँ पर गुवाहाटी, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, HI वालों की भी 1 है, LD वालों की भी 1 है, MD वालों की नहीं है, ये रेगुलर में है, ठीक है। और बैकलॉग में अगर हम देखें तो VH की 1 पोस्ट है, HI वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है, LD वालों की 1 पोस्ट है, MD वालों की नहीं है। फिर इसके बाद अगला है असम। असम में VH कैंडिडेट की 2 पोस्ट है और HI वालों की 1 है, LD वालों की भी 1 है, MD वालों की भी 1 पोस्ट है, ये रेगुलर में है। अगर हम असम में बैकलॉग की बात करें तो यहाँ पर VH की 5 पोस्टें हैं, HI वालों की 7 है, LD वालों की 4 है और MD वालों की भी यहाँ पर 7 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है मणिपुर। मणिपुर में रेगुलर में अगर हम देखें तो VH की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। अगर बैकलॉग में देखें तो यहाँ पर VH की तो नहीं है, HI वालों की 2 पोस्टें हैं, बाकी LD और MD की भी नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है यहाँ पर मेघालय। मेघालय में अगर हम रेगुलर में बात करें तो VH वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। और अगर बैकलॉग में देखें तो यहाँ पर VH की 2 पोस्टें हैं, HI वालों की 2 है, LD वालों की 1 है और MD वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में अगर हम रेगुलर में बात करें तो VH की 1 पोस्ट है, HI वालों की भी 1 है, LD MD की नहीं है। फिर अगर बैकलॉग में देखें तो बैकलॉग में VH की 2 पोस्टें हैं, HI वालों की 1 है, बाकी LD और MD की यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है नागालैंड। यहाँ पर रेगुलर में VH की 1 पोस्ट है और HI की भी 1 है, LD और MD की नहीं है। बैकलॉग में अगर देखें तो VH की 2 है, HI वालों की भी 2 है, LD वालों की 1 है और MD वालों की यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में है यहाँ पर त्रिपुरा। यहाँ पर VH वालों की 1 पोस्ट है रेगुलर में और HI वालों की भी 1 है, LD और MD की नहीं है। बैकलॉग में अगर हम देखें तो यहाँ पर VH वालों की 2 है, HI वालों की भी 2 है, LD वालों की 1 पोस्ट है और MD वालों की भी 1 पोस्ट है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम सभी स्टेट की मिलाकर पोस्टें देखें तो रेगुलर में VH वालों की 91 यानी 91 पोस्टें हैं, HI वालों की यहाँ पर 83 यानी 83 पोस्टें हैं, LD कैटेगरी वालों की यहाँ पर 76 यानी 76 पोस्टें हैं और MD कैटेगरी वालों की यहाँ पर 70 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर हम बैकलॉग में बात करें तो बैकलॉग में भी सभी स्टेट में मिलाकर VH वालों की 76 यानी 76 पोस्टें हैं, HI वालों की भी यहाँ पर 113 पोस्टें हैं, LD कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 80 पोस्टें हैं बैकलॉग में और जो MD कैटेगरी वाले हैं उनकी भी यहाँ पर 86 यानी 86 पोस्ट है बैकलॉग में। तो देखो अगर हम दिव्यांगजनों की रेगुलर पोस्टों की बात करें सभी दिव्यांगजनों की तो 320 पोस्टें हैं। हालांकि रिजर्वेशन के हिसाब से 4% रिजर्वेशन के हिसाब से कम यहाँ पर 365 पोस्टें बैठनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 320 दी है। लेकिन फिर भी जितनी पोस्टें आई है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर हम बैकलॉग में बात करें तो सभी दिव्यांगों के मिलाकर लगभग 355 पोस्टें हैं। इस तरीके से अगर हम रेगुलर और बैकलॉग वाली पोस्टों को मिला दें तो दिव्यांगजनों की टोटल पोस्ट जो है वो 675 पोस्टें हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से शुरुआत में कहा था कि इसमें दिव्यांगजनों को फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो देखो फॉर्म भरने में ऐसा नहीं है कि रेगुलर के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, बैकलॉग के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर रेगुलर वाली पोस्ट नहीं है, वहाँ पर बैकलॉग वाली पोस्ट है और आप एलिजिबल है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर देना। बाकी अगर कहीं पर रेगुलर और बैकलॉग वाली दोनों हैं तो आप अपना अप्लाई कर देना, उसके हिसाब से जब मेरिट बनेगी तो आपको ले लिया जाएगा। चलो अब हम आगे के स्टेप देखते हैं। दोस्तों SBI क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए एज जो मांगी गई है वो 20 वर्ष से 28 वर्ष मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप PWBD जनरल EWS वाले हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC वाले हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी और आप PWBD SC ST वाले हैं तो आपको यहाँ पर 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
आप लोगों को किस स्टेट में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अब दोस्तों देखो, देख लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखो, इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, या और भी ग्रेजुएशन में जितने कोर्स आते हैं, आपने ग्रेजुएशन बस किया है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 31/12/2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, अभी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ या आपका रिजल्ट नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। बस 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी जिन लोगों को कंप्लीट हो गया है वो तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में भी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि 31/12/2026 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना। देखो, अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेफ हो या हार्ड ऑफ हियरिंग हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, मतलब 1 आर्म वाले हैं, OA वाले, या आपके दोनों हाथों में दिक्कत है, मतलब BA मतलब बोथ आर्म वाले। इसके अलावा अगर आप OL यानी 1 लेग वाले हैं, या बोथ आर्म यानी दोनों पैरों से दिव्यांग है, या आप CP है, या इसके अलावा लेप्रोसी क्योर्ड है, डाउन सिंड्रोम है, या एसिड अटैक विक्टिम है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या SDSI वाले हैं, तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अदर डिसेबिलिटी में अगर आप ऑटिज़म वाले यानी ASD वाले हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड है, या मेंटल इलनेस है, या मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो आप भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर LD कैटेगरी में अगर हम देखें तो OAL वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी OA, BA, OL, BL, LCD, WAV या MDY या SDSI वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें बेनिफिट रिजर्वेशन का उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांग साथी होंगे। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि इसमें किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलता है। बैंक वाले अपनी तरफ से भी जांच करवा लेते हैं, इसलिए जितने भी जेन्युइन दिव्यांग साथी है वो इसका फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। बहुत सारी वैकेंसी है और इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी नहीं चलेगा। बहुत सारे जो फर्जी के दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए बैठे हैं उनको इसमें बहुत अच्छे से मौका नहीं दिया जाएगा। जांच होगी तो उसमें उनको बाहर भी किया जाएगा। तो इसलिए जितने भी जेन्युइन दिव्यांग साथी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बाकी जो टेम्परेरी वाले दिव्यांग साथी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट की जो वैलिड डेट होती है वो एक्सपायर नहीं हुई है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट पर प्रोग्रेसिव या नॉट लाइकली टू इम्प्रूव ऐसा लिखा है तो आप आराम से अप्लाई कर देना। बाकी आपका जो टेम्परेरी वाला सर्टिफिकेट है वो भी 40 या उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। दोस्तों, SBI क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए अगर हम फीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो देखो, अगर आप जनरल OBC EWS वाले हैं तो आपके 750 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप SC ST या दिव्यांग साथी है या एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो आपकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। तो जितने भी दिव्यांग साथी है या SC ST वाले हैं या एक्स सर्विसमैन हैं वो फ्री में अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो देखो, आप ऑल इंडिया में अपने हिसाब से कहीं भी सेंटर ले सकते हो। मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे 2, 4 या 5 सेंटर की प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे देना और अपने हिसाब से सेंटर ले लेना। अब देखो दोस्तों, हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको लोगों को स्क्राइब रूल्स बता दूंगा और इसके अलावा आपका जो फुल सिलेबस है डिटेल में वो भी बता दूंगा, लेकिन वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो फुल सिलेबस है, उसमें कहाँ से टॉपिक आएंगे, किस तरीके का आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरी वीडियो में समझा दूंगा। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे एजुकेशन DS सेमिनार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लो। देखो, सबसे पहले हम इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा इसमें आपका प्री होगा और मेंस होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, बस प्री क्लियर करने के बाद में आपका मेंस होगा, मेंस होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो फेज़ 1 होगा यानी प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें सबसे पहले आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30, जो 30 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद आपसे रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 मार्क्स के होंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 100 रहेंगे और आपके सामने 1 घंटे का टाइम रहेगा। जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल होंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर 3 सेक्शन हैं, 1, 2, 3, यानी पहले में इंग्लिश, दूसरे में न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरे में रीजनिंग।
तो इनकी तीनों की अलग अलग कट ऑफ नहीं बनेगी। जैसे आपने IBPS PO वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर प्री में भी सेक्शनल कट ऑफ बनती है, तो इसमें सेक्शनल नहीं बनेगी। इसमें जो आपकी प्री की कट ऑफ बनेगी वो 100 में से ही बनेगी। 100 में से ही आप लोग जितना अच्छा स्कोर कर ले जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फिर देखो दोस्तों, प्री क्लियर होने के बाद में आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में सबसे पहले आपसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसके लिए भी 35 मिनट का टाइम मिलेगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 190 पूछे जाएंगे और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटा 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल है उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। यहाँ पर भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें भी दोस्तों आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं बनेगी। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 200 मार्क्स में से ही बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। बाकी इसमें आपका किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझनी है, जब आपका प्री मेंस हो जाएगा उसके बाद में आपका फेज 3 भी होगा जिसमें लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। अब ये किन लोगों का होगा किन का नहीं होगा ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझ लो। देखो, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे, अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी मार्कशीट यानी 10th और 12th की मार्कशीट पर लिखी हुई है तो आपका फिर ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। बट अगर आपकी हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पर जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं लिखी है तो फिर आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो देखो, आप उसी स्टेट से अप्लाई करना जिस स्टेट की या तो आपको लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है या आपकी मार्कशीट पर यानी 10th और 12th की मार्कशीट पर लिखी हुई है। तो अगर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट पर लिखी हुई है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट अगर नहीं लिखी है तो फिर उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती हो अच्छे से, क्योंकि अगर आप टेस्ट में फेल हो जाओगे तो भले ही आपने प्री मेंस क्लियर किया हो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये भी देख लो कि जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो, आपका जो टेस्ट होगा उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल टेस्ट होगा और वर्बल टेस्ट होगा। तो जो नॉन वर्बल होगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें नंबर ऑफ पैसेज 3 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 15 रहेंगे और मार्क्स भी 15 रहेंगे। फिर जो सब्जेक्टिव होगा उसमें भी पैसेज 3 रहेंगे और यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे और ये भी 15 मार्क्स का होगा। फिर आपका जो वर्बल टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो देखो, आपके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कहीं की लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आपको इस टेस्ट को क्वालिफाइड करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों उसी स्टेट से अप्लाई करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ की लैंग्वेज या तो आपको बहुत अच्छे से आती है या आपकी मार्कशीट पर लिखी हुई है। यहाँ पर PDF में सब कुछ दिया भी हुआ है। जैसे देखो, गुजरात के लिए गुजराती इन्होंने लिखा है लोकल लैंग्वेज, और फिर उसके बाद में कर्नाटक के लिए कन्नड़ लिखा है, मध्य प्रदेश में हिंदी है और उड़ीसा में उड़िया है, जम्मू कश्मीर में उर्दू हिंदी है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हिंदी है और लद्दाख में उर्दू लद्दाखी, इसके अलावा भोती या बोधी बोल देते हैं बोधी, फिर इसके अलावा तमिलनाडु में तमिल और तेलंगाना में तेलुगु उर्दू, राजस्थान में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बांग्ला या नेपाली, अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश और सिक्किम में नेपाली इंग्लिश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हिंदी या उर्दू, महाराष्ट्र में मराठी, इसके अलावा गोवा में कोंकणी, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, असम में असमी, बंगाली, बोडो और मणिपुर में मणिपुरी या इंग्लिश, मेघालय में इंग्लिश, गारो, खासी, इसके अलावा मिज़ोरम में मिज़ो, नागालैंड में इंग्लिश, त्रिपुरा में बंगाली या कोकबोरोक। तो देखो, आपको मैंने बता भी दिया कि कहाँ पर कौन सी लोकल लैंग्वेज चाहिए, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं इसमें स्क्राइब रूल्स क्या है। तो देखो, जो दिव्यांग साथी स्क्राइब के लिए एलिजिबल नहीं हैं या एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल नहीं है या जिनको स्क्राइब वगैरह नहीं चाहिए, वो अब इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को स्क्राइब चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो इस वीडियो को आगे तक देखेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो कि आपके हाथों में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है या एक हाथ में दिक्कत है और आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, या आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है या इसके अलावा और कोई भी डिसेबल्ड है जिनको लिखने में लिमिटेशन है,
तो वो यहाँ पर स्क्राइब ले सकते हैं। अगर आप 40% या उससे ज़्यादा है तो आपको भी मिल जाएगा, अगर आप 40% से कम वाले हैं तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन 40% से ज़्यादा वाले जो है उनके लिए अलग रूल्स है, और जो 40% से कम वाले हैं उनके लिए अलग रूल्स है। तो आप लोग यहाँ पर आराम से देखना। देखो जितने भी ऐसे साथी हैं जो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं और लिखने में लिमिटेशन है, वो कोई भी दिव्यांगता हो आपको, तो आप यहाँ पर स्क्राइब आराम से ले सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वही कैंडिडेट इसमें स्क्राइब ले सकते हैं या एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। जो ऐसे कैंडिडेट है जो एलिजिबल नहीं हैं और वो अगर गलती से ले लेते हैं तो फिर अगर उनकी जॉब भी लग जाएगी और उसके बाद में अगर कोई ऐसा पता चला या कोई जांच हुई तो बिना किसी नोटिस के आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना। बाकी जब आप लोग अपना स्क्राइब लेंगे, इसमें अपना ही स्क्राइब लेना है आपको, तो जब आप अपना स्क्राइब लेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब सेंटर पर आप जाएंगे तो आपको एक अंडरटेकिंग वहाँ पर देनी होगी जिसमें आपका फ़ोटो और आपके स्क्राइब का फ़ोटो लगा होगा। कोई साथी ऐसे भी हो गए आप लोगों में जिनको केवल एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, स्क्राइब नहीं चाहिए, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। पर जब आप फॉर्म भरोगे तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप उसको फॉर्म भरते हुए यस करोगे, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दोगे, और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो यस करोगे वरना उसको भी नो कर दोगे। तो अगर आपको स्क्राइब नहीं चाहिए तो उसको नो कर दोगे, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उसको यस कर दोगे। पर यस तभी करना जब आप एलिजिबल हो, आपके हाथों में दिक्कत हो, आपकी आंखों में दिक्कत हो या आपको लिखने में लिमिटेशन हो, तभी आप ये वाले ऑप्शन यस करना, क्योंकि यहाँ पर ये बातें साफ साफ लिखी हुई है। आपका स्क्राइब जो है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं उनको किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स बनवाना है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो ऐसी बात नहीं लिखी है। हाँ, जो 40% से कम वाले दिव्यांग साथी है अगर उनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उनको यहाँ पर अपेंडिक्स 1 बनवाना पड़ेगा, वो भी CMO ऑफिसर से या किसी हॉस्पिटल वगैरह से, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह से बनवाना पड़ेगा। और अगर वो अपना स्क्राइब भी लेंगे तो उनको अपेंडिक्स 2 भी यहाँ पर ले जाना पड़ेगा अपने स्क्राइब के लिए। तो अपेंडिक्स 2 तो जो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं वो भी जो सरकार की गाइडलाइन थी, मेमोरेंडम था, उसमें से डाउनलोड करके उस पर अपना फ़ोटो और अपने स्क्राइब का फ़ोटो सिग्नेचर करके आप एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाना। बट जितने भी 40% से कम वाले हैं उनको यहाँ पर अपेंडिक्स 1 ज़रूर बनवाना पड़ेगा। पर जो 40% से ज़्यादा वाले हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ उन लोगों को भी अपेंडिक्स बनवाना है। तो देखो आप अपने हिसाब से यहाँ पर समझ लेना, अगर बनवाना पड़े तो बनवा लेना, बाकी यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है। बाकी केवल जिनको टाइम ही टाइम चाहिए तो जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर ऑप्शन ध्यान से चूज़ करना। अगर स्क्राइब चाहिए तो यस करना, नहीं चाहिए तो नो करना, एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो तो यस करना वरना उसको भी नो कर देना। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना। बाकी आप लोग इसमें अपना स्क्राइब ले जा सकते हो, एक स्टेप कम होना चाहिए। उसने अपना फॉर्म ना भरा हो, मान लीजिए आप ये SBI क्लर्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो आपका स्क्राइब है उसने अपना फॉर्म ना भरा हो, ये सारी चीज़ें याद रखना। और फॉर्म भरते हुए अगर आपसे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो उसको भी अपलोड करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।